आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। इसे भीष्म परियोजना के अंतर्गत तैयार किया गया है। स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसे एक दूसरे से अलग किए जा सकने वाले 72 बॉक्स से बनाया गया है। ये बॉक्स हल्के और छोटे हैं और इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। इस अस्पताल में एक साथ कम से कम 200 रोगियों का उपचार हो सकता है। भारत को सबसे अधिक मत के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया। परिषद का कार्यकाल 2024 से 2025 तक 2 वर्ष का होगा। IMO एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी है। इसे 1948 में अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। 1982 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अभी हाल ही में माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसके चलते 11 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई और कई लोग लापता हो गए। आपको बता दें, इंडोनेशिया में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने हाल ही में ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। ऐसा करने वाली वे देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बनी। इसके साथ ही उन्होंने विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। दरअसल वैशाली पहले से ही ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले आर प्रज्ञानानंद की बहन है। आपको बता दें कि ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च उपाधि या रैंकिंग है जो एक शतरंज खिलाड़ी को प्रदान की जाती है और यह उपाधि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा दी जाती है। चीन से शुरू हुई बच्चों में श्वसन से संबंधित बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही बीमारी के मामले अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखे जा रहे हैं। इस बीमारी से प्रभावित बच्चों के फेफड़ों के एक्सरे पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। इसे ही व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। दरअसल सामान्य अवस्था में एक्सरे या CT स्कैन में फेफड़े काले दिखाई देते हैं, लेकिन जब फेफड़ों में सूजन या तरल पदार्थ जमा हो जाता है तो ये सांस लेने की प्रक्रिया को रोक देता है। ऐसी अवस्था में फेफड़े सफेद दिखाई देते हैं और यह सफेद धब्बे बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण का कारण हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर जोन बीते दिनों चक्रवात मिचोंग में बदल गया और यह चक्रवात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा को प्रभावित करेगा। चक्रवात 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इसे मिचोंग नाम म्यांमार द्वारा दिया गया है तथा इस वर्ष हिंद महासागर में बनने वाला यह छठा और बंगाल की खाड़ी का चौथा चक्रवात है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम है भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। साथ ही यह भारत के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीला साइबर स्पेस बनाने जैसे मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करता है। आपको बता दें कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। हाल ही में लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ। लाकाडोंग हल्दी को विश्व की सबसे अच्छी हल्दी में से एक माना जाता है। इस हल्दी की खेती मूल रूप से मेघालय के जैंतिया हिल्स के पास एक गांव में की जाती है। इस हल्दी को विशेष बनाती है करक्यूमिन की मात्रा, जो इस हल्दी में 7 से 10% तक होती है। करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। इसका उपयोग दवाइयों के क्षेत्र में किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वायरल शब्द रिज को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया। इस साल वर्ड ऑफ द ईयर के लिए 8 शब्दों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें जनता के वोट के आधार पर रिज शब्द को चुना गया। रिज शब्द आकर्षण या किसी को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के स्टाइल, चार्म और अट्रैक्टिवनेस को बताने के लिए किया जाता है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन के बीच टकराव फिर बढ़ता दिख रहा है। दरअसल साउथ चाइना सी के व्हाइटसन रीफ के पास चीन के 135 बोट्स दिखाई दिए। व्हाइटसन रीफ
स्प्रैटली द्वीप समूह के यूनियन बैंकों की सबसे बड़ी चट्टानों में से एक है। इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। फिलीपींस इसे जूलियन फिलिप रीफ कहता है और यह उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाल ही में आईएनएस संधायक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यह भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इसके साथ ही नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में पहला है। इसका निर्माण भारत में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह सर्वेक्षण जहाज तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के साथ साथ नेविगेशन चैनलों और मार्गों के निर्धारण में सक्षम है। पहले एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। यह कार्यक्रम 5 से 8 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 35 महिलाओं सहित 20 देशों के प्रतिभागी, 89 रेंजर्स और स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसका आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, रेंजर फेडरेशन ऑफ एशिया और असम वन विभाग सहित अन्य हितधारकों द्वारा किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने HKH यानी हिंदकुश हिमालय पहल शुरू की है। इस पहल को हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में जलवायु और आपदा जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें कि हिंदकुश हिमालय क्षेत्र अपने जटिल और संवेदी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, जो भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसे कई खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे बड़ा हिम क्षेत्र है। इसके साथ ही कई नदियों का प्रमुख जल स्रोत और करोड़ों लोगों को आजीविका उपलब्ध कराता है। केन्या के राष्ट्रपति रूतो 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। इस मौके पर भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन की पेशकश की है। यह राशि केन्या को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास और आतंकवाद विरोधी परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। आपको बता दें, लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता, बल्कि यह एक सॉफ्ट लोन है जो रियायती ब्याज दर पर विकासशील देशों को प्रदान किया जाता है। हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट शहरी नियोजन और विकास पर ध्यान केंद्रित। रिपोर्ट की शुरुआत 2001 में IDFC फाउंडेशन द्वारा की गई थी। रिपोर्ट को पेश करने के पीछे उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित समग्र पहलुओं की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना, साथ ही शहरी नीति तैयार करने के लिए संसाधन प्रदान करना है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह एप्लीकेशन भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित है, जो ग्राम पंचायतों को भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय अपनी खास पहल नारी अदालत को शुरू करने की तैयारी में है। इसे मिशन शक्ति योजना के पहले चरण के तहत असम और जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। नारी अदालतें ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करेंगी। साथ ही ये अदालतें घरेलू हिंसा, संपत्ति के अधिकार और पुरुष प्रधान समाज से जुड़े मुद्दों पर मदद करेंगी। इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य समस्याओं को सुलझाना, शिकायतों का निवारण और महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना है। हाल ही में जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर का अनावरण किया। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम JT60SA रखा गया है। इसे बनाने के पीछे उद्देश्य बड़े पैमाने पर सुरक्षित ढंग से कार्बन मुक्त ऊर्जा को उत्पन्न करना है। यह यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है। आपको बता दें कि संलयन प्रक्रिया विखंडन से भिन्न होती है। संलयन की प्रक्रिया एक नाभिक को विभाजित करने के स्थान पर 2 परमाणु नाभिकों को आपस में मिलाकर एक नाभिक बनाने से संबंधित है। फारस की खाड़ी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ईरान की वजह से ये चर्चा में आया है। ईरान ने हाल ही में यहाँ तेल से भरे 2 टैंकर जब्त किए हैं। फारस की खाड़ी ईरान और अरब प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। इससे 8 देशों की सीमा लगती है। इन देशों में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान शामिल हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए यह पूर्व में ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ता है। लद्दाख जैसे विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र में सब्जियों की खेती के लिए नई तकनीक पेश की गई है। गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित जानकारी राज्यसभा में दी। इस ग्रीन हाउस आधारित तकनीक को लद्दाख ग्रीन हाउस नाम दिया गया है। इस तकनीक के द्वारा किसान सर्दियों के मौसम में भी सब्जियां उगा सकते हैं।
इस तकनीक को डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। दरअसल लद्दाख एक ठंडा क्षेत्र है, इसलिए सर्दियों के मौसम में फसलें और सब्जियां उगाना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि तापमान अक्सर -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। हाल ही में ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने बिल्ड फॉर भारत पहल की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य ई-कॉमर्स में विविध चुनौतियों से निपटना और इस क्षेत्र में व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए औद्योगिक नवोन्मेष यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसे गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया है। यदि हम ONDC की बात करें तो यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत स्थापित एक निकाय है। इसका मकसद ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण करना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को शांति से समृद्धि की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों इन्वेस्टर और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हाल ही में IISER यानी भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने जामुन के पेड़ का जीनोम अनुक्रमण पूरा किया। दरअसल सियाजियम क्यूमिनी, जिसे आमतौर पर जामुन या ब्लैक प्लम के नाम से जानते हैं, भारत में अपने औषधीय गुणों, फल और सजावटी मूल्यों के लिए लोकप्रिय है। शोधकर्ताओं ने औषधीय गुणों को अच्छे से समझने के लिए जामुन के पेड़ को चुना। यदि हम जीनोम अनुक्रमण की बात करें तो यह किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण DNA अनुक्रम को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। बीते दिनों कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका के चलते डायल वर्टिकल माइग्रेशन शब्द चर्चा में रहा। डायल वर्टिकल माइग्रेशन एक विशिष्ट पैटर्न है जो समुद्री जीवों में, विशेष रूप से ज़ूप्लैंक्टन में देखने को मिलता है। इस पैटर्न में जीव दिन के समय गहरे समुद्र में रहते हैं और रात होते ही सतह की ओर प्रवास करते हैं। ऐसा वह शिकार होने से बचने और भोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं, और इसी प्रक्रिया में ये जीव ऊपरी महासागर से पर्याप्त मात्रा में कार्बन हटाते हैं। प्लास्टिक कचरे में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप जारी किया। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। दोनों देशों का लक्ष्य अपशिष्ट प्रबंधन, रिसाइकलिंग नीतियों और पर्यावरण पहल में अपनी अपनी ताकत का लाभ उठाना है। इस रोड मैप का उद्देश्य प्लास्टिक क्षेत्र में भारत को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी सम्मानित महोत्सव का भी उद्घाटन किया। भारत ने पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। दरअसल पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलाउन में ज्वालामुखी फटने के बाद से स्थानीय स्तर पर काफी नुकसान हुआ था। यह सहायता राशि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद के लिए प्रदान की गई है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसकी स्थल सीमा पश्चिम में इंडोनेशिया के साथ मिलती है। इसके पूर्व में सोलोमन द्वीप और दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। सेशल्स के मुख्य द्वीप माहे के एक औद्योगिक क्षेत्र में एक भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने माहे द्वीप के पूर्वी क्षेत्र को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिसके बाद वहां आपातकाल घोषित किया गया। सेशल्स को आधिकारिक तौर पर सेशल्स गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें 115 द्वीप शामिल हैं। इसकी आबादी अफ्रीकी देशों में सबसे कम है। यह हिंद महासागर में स्थित है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।